हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 12th हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो। इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री यानी इतिहास के जो पुस्तक हैं, 3 पुस्तक है, उसके भाग नंबर 2 के जो 4 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में, उन चारों चैप्टर को मैंने एक साथ इस वीडियो मैंने कवर किया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो एक ही वीडियो में आपके 4 चैप्टर, मतलब एक वीडियो से कम 10 मार्क्स तो आना ही आना है। तो आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो कम से कम 10 मार्क्स आप आराम से उठा लेंगे एग्ज़ाम में। तो और इस वीडियो के जो पॉइंट्स मैंने बताऊंगा, उस पॉइंट्स को आप लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर में, शॉर्ट के, वेरी शॉर्ट के, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ये हमारे पुस्तक जो इतिहास में कक्षा 12 के, उसके अध्याय 5, जिस चैप्टर का नाम है, जिस अध्याय का नाम यात्रियों के नज़रिए से, यानी समाज के बारे में समझ क्या थी, जो लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में है। तो आइए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? देखिए, अलबरूनी की बात आ गई तो अलबरूनी का बहुत सारा पॉइंट है। अलबरूनी का एक पॉइंट है कि वो कहाँ का रहने वाला है, या वो किस भाषा में लिखता था, कौन कौन सा भाषा उसकी जानकारी थी, वो भारत के बारे में क्या क्या लिखा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप इन पॉइंट्स को, आप छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है, दीर्घ उत्तरीय जो 5 नंबर के क्वेश्चन है या 3 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का आंसर देखिए कि अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की। तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। और ये पुस्तक किस भाषा में थी? अरबी भाषा में थी। और इस पुस्तक में हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है, तत्कालीन भारतीय समाज की। ठीक है, और अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था। तो ये, इसका जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में हुआ था, जो आज के उज़्बेकिस्तान है। और ये महमूद गजनवी के साथ, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था ये। और ये, इसको अरबी, फारसी, संस्कृत, सीरियाई भाषा सबका ज्ञान था, लेकिन इसको यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और इसने वर्ण व्यवस्था पर भी इसने टिप्पणी की है। चलिए अगला प्रश्न, इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के रहने वाले थे। और ये 1313 ईस्वी में, 33 ईस्वी में ये भारत आए और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे ये। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी थी, रिहला। ठीक है, तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का कहाँ का काजी नियुक्त किया? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था और उसने इसे काजी नियुक्त किया। काजी कहते हैं जज को। ठीक है, जो जज जो होता है उसको काजी कहते हैं, पर्शियन में, फारसी भाषा में। तो मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी दिल्ली का जज नियुक्त किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसकी पुस्तक का नाम था रिहला। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर मैंने पहले बता दिया आपको कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और उसके बाद इसको दिल्ली का काजी बना दिया गया, फिर बाद में इसको हटा भी दिया गया, फिर बना दिया गया, और फिर इसको भारत का राजदूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था। इसने कई सारी पॉइंट, जैसे नारियल के बारे में, भारत के नारियल के बारे में, पान के बारे में, जो पान खाते हैं, चबाते हैं हम लोग, उसके बारे में बताया। बहुत सारा पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप याद रखिए तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी जब भारत आया था तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर के आया था। कुछ विद्वान को लेकर के, कुछ योद्धा को लेकर के, उसमें एक विद्वान थे अलबरूनी भी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर
पेशे से क्या था? तो जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर पेशे से क्या था? एक जौहरी था। जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर पेशे से क्या था? जौहरी था। जौहरी का मतलब होता है जो सोना चांदी जो होता है, हीरे जवाहरात जो होते हैं, उसको परखने वाला होता है, उसको जौहरी कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए टैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर भारत की यात्रा कितने बार की? तो कई बार भारत आया था। तो अब देख लेते हैं कितने बार। तो 6 बार भारत की यात्रा की थी इसने। जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर भारत की यात्रा 6 बार की थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें इसमें कि एक पुस्तक है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर मतलब मुगल शासन के समय की यात्रा नामक एक पुस्तक है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना किसने की? तो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना फ्रांसिस बर्नियर ने की। और इस पुस्तक में फ्रांसिस बर्नियर ने मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है। हाँ, इसकी पुस्तक में कई जगह हमें ये पता चलता है कि तथ्य जो है सही नहीं मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो व्याख्या है वो जैसे अलबरूनी है, इब्न बतूता है, उससे मेल नहीं खाती है, या उस समय के मुगल काल के जितने भी लेखक हैं उससे मेल नहीं खाती है। तो ऐसा लगता है कि बहुत सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बर्नियर ने लिखा है। तो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के रचनाकार कौन है? बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर। अब देखिए इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार के फसलों की खेती होती है? देखिए आता है, क्वेश्चन आता है ये कि उस समय की कितनी खेती क्या थी, किस तरह खेती थी। तो इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी? तो इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी। ठीक है। इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की खेती की जाती थी। अभी भी कई तरह की खेती की जाती है, जैसे अभी रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है ना, इस तरह की खेती की जाती है ना। तो उसी तरह से उस समय जो है इब्न बतूता के अनुसार कितने तरह की खेती की जाती थी? तो रबी और खरीफ फसल की खेती की जाती थी। 2 तरह की फसलों की खेती की जाती थी, रबी और खरीफ फसल की खेती। उलुक किसे कहा जाता है? उलुक किसे कहा जाता था? अब देखिए इब्न बतूता ने भारत में तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित 2 तरह की डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है। 2 तरह की डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है। एक घुड़सवार मतलब घोड़े वाला, अश्व वाला, और एक था पैदल। तो अश्व डाक व्यवस्था यानी घोड़े का डाक व्यवस्था जो था, जो डाक व्यवस्था जो घोड़े से किया जाता था उसको उलुक कहते थे। ठीक है, उल्लू कहते थे। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर के 4-10 क्वेश्चन को मैंने कवर किया। अब अगले हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर अध्याय 6 है जो भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए तो इस चैप्टर का भक्ति सूफी परंपरा के चैप्टर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है सगुण भक्ति परंपरा क्या है, और दूसरा निर्गुण भक्ति परंपरा। अब देखिए भक्ति परंपरा 2 भागों में बटा है। भक्ति परंपरा 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। एक है सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। तो पहला क्या है, सगुण भक्ति परंपरा क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए पहला प्रश्न है सगुण भक्ति परंपरा क्या है। तो मैंने बता दिया कि सगुण और निर्गुण होता है। सगुण वो हुआ कि जिसमें मूर्ति पूजा मतलब जिसमें रूप हो भगवान का। ठीक है, उसको सगुण कहते हैं। जिसमें सब तरह के गुण विद्वान हो, रूप हो और आकार हो, सब बता होता है, उसको सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि विष्णु, शिव और उनके जितने अवतार हैं, देवियों, इन सब की पूजा जो की जाती है एवं इनके मूर्तियों के रूप में पूजा की जाती है, इसी परंपरा को भक्ति परंपरा कहते हैं। देखिए 2 तरह का होता है। जैसे अभी हम लोग भी क्या कहते हैं कि हमारे समाज में देखते हैं कि हम लोग जितने भी भगवान हैं उनके मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो ये भक्ति परंपरा है, ये सगुण भक्ति परंपरा। सगुण। अब निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? अगला प्रश्न देखिए निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है। तो निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? वो भक्ति परंपरा, वो उस तरह का भक्ति परंपरा जिसमें हम आमूर्त मतलब जिसमें मूर्ति नहीं हो, जिसका कोई ये नहीं हो, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, उस ईश्वर की पूजा करते हैं। मतलब एक मन में बोलते हैं कि एक आत्मा में एक भगवान है, पूरी दुनिया चलाने वाला भगवान है, वो जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कितना बड़ा है, क्या है, कुछ नहीं, उसको निर्गुण कहते हैं। निर्गुणवादी
परंपरा और सगुणवादी परंपरा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को सबसे पहले शुरू करने वाले कौन थे? अलवार और नयानार। ठीक है, अलवार और नयानार, ये सब साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में थे। तो अलवार वो थे जो विष्णु के अवतार की पूजा करते थे। विष्णु के अवतार की पूजा करने वाले अलवार, और जो शिव जी के शैव भक्ति धारा के थे, यानी शिव जी के जो उपासक थे, मानने वाले थे, वो नयनार कहलाए। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है? तो एक तमिल ग्रंथ है जिसको तमिल का वेद कहते हैं। जैसे हमारे पास वेद है, संस्कृत में वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसी तरह से एक वेद है तमिल ग्रंथ में, तमिल भाषा में एक वेद लिखा गया है, मतलब तमिल भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया है जिसको तमिल का वेद कहते हैं। उस किताब का नाम क्या है? नलयारा दिव्य प्रबंधम। नलयारा दिव्य प्रबंधम, याद रखिएगा, नलयारा दिव्य प्रबंधम। अब देखिए अगला प्रश्न, 2 भक्ति स्त्री संतों के नाम बताइए। 2 भक्ति स्त्री संत, मतलब पहले संत होते थे, जैसे कबीरदास है, तुलसीदास है, सूरदास है, जितने भी रायदास है, और जितने भी होते थे, ज़्यादातर जो होते थे वो पुरुष होते थे, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं भी संत हुई हैं। ठीक है, तो इन 2 भक्ति स्त्री के नाम जो संत कहते हैं वो अंडाल है और क्राइकाल अमेयार है। ठीक है, अंडाल एक नाम है, दूसरा नाम क्या है? क्राइकाल अमेयार। याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न जेपीएससी के एग्जाम में भी एक बार प्रश्न आया था। ठीक है, और जो हिस्ट्री जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें भी ये प्रश्न आता है। भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संतों के नाम बताइए। अब देखिए, भक्ति के निर्गुणवादी और सगुणवादी। तो निर्गुण धारा के कौन थे? कबीरदास और गुरु नानक। ये लोग भगवान का कोई आकार रूप नहीं मानते थे। ठीक है, क्या हो गए कि ये लोग कोई भी, इसीलिए ये निर्गुण धारा के संत कहलाए, कबीरदास और नानक, गुरु नानक। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यानी भक्ति आंदोलन को किसने शुरू किया, मतलब मेन उसको आगे किसने बढ़ाया? तो भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले रामानुज आचार्य थे। रामानुज आचार्य थे। ठीक है, रामानुज आचार्य ही भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। अब चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की? अब देखिए, चिश्ती संप्रदाय मतलब जानते हैं, ये सूफी संतों की बात हो रही है। तो सूफी संत में भी कई भाग में बटे हुए थे, जैसे चिश्तिया थे, सोहरावर्दी है, फिरदौसिया है। ठीक है, इस तरह से बटा हुआ भी है सूफी संत, और उसमें एक है चिश्ती संप्रदाय जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। तो उसकी स्थापना भारत में किसने की? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने की। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने की। ठीक है, इसकी स्थापना, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न देखिए, खानका क्या है? अब देखिए, खानका क्या है? जो सूफी संत जो होते थे, जो सूफी संत लोग जहाँ ठहरते थे, जहाँ रहते थे, जहाँ अपना जीवन बसर करते थे, अपना गुजारते थे, उस स्थल को ही खानका कहते हैं, यानी उसके निवास स्थल को ही खानका कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखें कि खालसा पंथ की नींव किसने डाली? सिखों के 5 प्रतीक क्या है? खालसा पंथ, अब देखिए, सिखों के जो 10 गुरु हुए, पहले गुरु थे गुरु नानक और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें सिख संप्रदाय में भी एक खालसा पंथ है। तो उस खालसा पंथ की नींव किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। और सिखों के 5 प्रतीक क्या है? तो बोलते हैं 5 का है। का मतलब के, तो 5 का से होता सब स्टार्ट। देखिए, केश मतलब बाल, उनके बाल को वो बहुत बड़े बड़े बाल होते, देखिएगा आप लोग। फिर कृपाण, कृपाण एक होता है कि हथियार जैसा, कृपाण। कच्छा मतलब वो लोग कच्छा पहनते हैं। कंघा, कंघी रखते हैं। और कड़ा, तो 5 का है। ये 5 प्रतीक जो है
सिख धर्म के प्रतीक हैं, ये हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दूसरा चैप्टर भी समाप्त कर दिया, यानी चैप्टर नंबर 6। अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं। अब अगला चैप्टर देखिए, अध्याय 7, एक साम्राज्य की राजधानी यानी विजयनगर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विजयनगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न इसका देखिए, हम्पी के भग्न अवशेषों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, हम्पी, अभी जो हम्पी जो है, पहले जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, और अब ये हम्पी है, तो उसके जो अवशेष मिले हैं उसकी खोज किसने की, यही पूछ रहा है इस प्रश्न में। और जानते हो हम्पी अभी कहाँ है? हम्पी अभी कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, और उसी के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है कि हम्पी के भग्न अवशेषों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? कॉलिन मैकेंजी को दिया जाता है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। नाम याद रखिएगा, बस खाली एक सेंटेंस लिख देंगे ना, एक वर्ड लिख देंगे, सब पूरा नाम लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कब इसने कब प्रकाश में लाया था इसकी खोज को? 1800 ईस्वी में। अब प्रश्न नंबर 2 देखें कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी? इंडो इस्लामिक मतलब इंडिया, और इस्लामिक जो मुस्लिम कंट्री पहले थे। अब पता है हम लोगों को कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है बाद में जो कुछ मतलब कुछ 1 2 4 मुस्लिम होंगे, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान जो है जो बाद में आए, और वो जब आए तो जैसे अरब देश से आए, और इराक यहाँ से आए, तुर्क से आए, मुग़ल आए, ये सब आए, तो आए तो अपनी उनकी स्थापत्य शैली थी, मतलब कि घरों को, बिल्डिंगों को, इमारतों को बनाने की शैली थी। अब पहले से हिंदुस्तानी शैली थी, इसी को कहते हैं इंडो और इस्लामिक स्थापत्य शैली। इसकी 3 विशेषताओं की हमको लिखना है। तो इसकी 3 विशेषताएं क्या है? विशाल प्रवेश द्वार, मतलब इसके मॉन्यूमेंट्स जो हैं, इसकी जो इमारत है, इसका प्रवेश द्वार है बहुत बड़ा होता है, गेट, विशाल प्रवेश द्वार। मेहराब, मेहराबें होती है, और गुंबद। 3 याद रखना है, विशाल प्रवेश द्वार, मेहराब और गुंबद। गुंबद होता है जब देखोगे जैसे मस्जिद है या कुछ देखोगे, या रहता है ताजमहल या कोई भी देखोगे, तो गोलाकार ऊपर में बना रहता है, गोलाकार जैसा, उसको गुंबद कहते हैं। अब अगला देखिए, डोमिगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब देखिए विजयनगर काल में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए थे, बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए थे। उसमें एक नाम डोमिगो पायस का भी है, जो पुर्तगाल से आए थे। तो किसके शासनकाल में आए थे? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। अब देखिए विजयनगर में कृष्णदेवराय का बहुत ज़्यादा महत्व है। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। इसमें 4 वंश होते हैं, और उसमें एक वंश तुलुप वंश है, जिसका सबसे महान राजा था कृष्णदेवराय। और ये मुगल काल के राजा मतलब सम्राट आपके बाबर के समकालीन थे। अब अगला प्रश्न है, सीजर फ्रेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? सीजर फ्रेडरिक, तो सीजर फ्रेडरिक भारत में किसके शासनकाल में आए थे? तो सदाशिव राय के काल में भारत आए थे, मतलब विजयनगर आए थे। अब इसी तरह से अगला प्रश्न भी है कि फारस यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में? देखिए यात्रियों का भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फारस यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आए, विजयनगर आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, विजयनगर आए थे। अब देखिए विजयनगर किस नदी के तट पर है? विजयनगर की जो साम्राज्य है वो किस नदी, देखिए ज़्यादातर साम्राज्य वगैरह नदी के तट पर रहता है, सो याद रखिएगा। तो एक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है, याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे ही, नदी के तट पर ही विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और आज भी हम्पी है, कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थी, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। बताता हूँ मैं आपको, एक बात बताता हूँ
कि जिस समय विजयनगर थी, विजयनगर साम्राज्य था, उसी वक्त एक और साम्राज्य था उसके पास में ही, जिसको बहमनी साम्राज्य कहते थे। वो भी बहुत ताकतवर था और उसमें बहुत सारे शासक थे। तो विजयनगर साम्राज्य में से, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हमेशा टकरार होती रहती थी और हमेशा युद्ध होता रहता था। ठीक है, इस तरह से। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी, और ये भी कहाँ? कर्नाटका में अभी है, गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा थी। अगला प्रश्न देखें, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुराई में है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुराई में है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुराई में है। आ जाएगा, विट्ठल स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हजारा मंदिर है। ठीक है, इसके राजधानी जैसे हठारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेवराय ने करवाया था। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुराई में है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न देखिए इस चैप्टर का, कि अठवन का क्या मतलब है? तो अठवन का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। भू राजस्व मतलब कि लैंड टैक्स, भूमि का जो टैक्स होता है, टैक्स, उसका एक विभाग था, डिपार्टमेंट था, भू राजस्व विभाग। ठीक है, इस तरह से मैंने 10 प्रश्न इसका भी कवर किया। अब आज का अंतिम चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से भाग 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये है चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8, किसान, जमींदार और राज्य। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में इसके में दिया हुआ है कि मुगल साम्राज्य के समय में जनरली किसान, जमींदार और राज्य के बारे में क्या था। चलिए, इसको भी कवर करते हैं हम लोग। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पटवारी किसे कहते थे? पटवारी जो है ना, आज भी पटवारी हैं, पटवारी टाइटल भी होता है। पटवारी जो क्या होता था ना, कि जो गांव के अंदर में जो किसान जो ज़मीन पे जोतते थे, जो फसल उगाते थे, तो उसका हिसाब किताब रखते थे। यानी पटवारी मेन कौन है? जो हिसाब किताब रखने वाले लोग थे। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं कि पटवारी गांव की ज़मीन, प्रत्येक किसान द्वारा जुते जाने वाले खेतों, किस फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था, उसी को पटवारी कहते थे। आज ही पटवारी लोग हैं, बोलते हैं पटवारी का नौकरी भी होता है यूपी में, ठीक, जो हिसाब किताब रखते हैं। अब अगला प्रश्न देखें, खुद कास्ट और पाही कास्ट क्या है? खुद कास्ट और पाही कास्ट कौन थे? खुद मतलब स्वयं, पाही मतलब दूसरा, कास्ट मतलब वो हुआ जो खेती करता है। अब खुद कास्ट क्या है? खुद कास्ट उसे कहते हैं जो अपने ही गांव में, उसी गांव में अपनी ज़मीन पर खेती करते थे जहां वो रहते थे, उसे खुद कास्ट कहते थे। खुद कास्ट मतलब खुद की ज़मीन पे, खुद के गांव में खेती करने वाले लोग खुद कास्ट कहलाते थे मुगल काल में। और पाही कास्ट कौन होते थे? जो दूसरे के गांव में जा कर के दूसरे के ज़मीन पर जो खेती करते थे, उसको पाही कास्ट कहते थे। याद रखिएगा, खुद कास्ट और पाही कास्ट। खुद कास्ट जो अपनी यानी खुद की ज़मीन पे खुद के गांव में खेती करते थे, पाही मतलब दूसरा, पाही कास्ट मतलब जो दूसरे के ज़मीन पे दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। जिनसे कामिल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती थी? जिनसे कामिल के अंतर्गत में कौन सी फसलें आती थी? देखिए, आज के जो जायद फसलें जो जिससे ज़्यादा पैसा फायदा होता है, उसको जिनसे कामिल कहते थे मुगल काल के में। तो जिनसे कामिल के अंदर कौन कौन सा फसल आता था? गन्ना और कपास। गन्ना और कपास, याद रखिएगा, ईख, गन्ना और कपास जो है जिनसे कामिल कहलाती थी, और इससे राज्य को बहुत ज़्यादा कर मिलता था, मतलब टैक्स मिलता था, इसलिए इसको जिनसे कामिल कहते थे। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की या कितने भागों में बटा था? तो अकबरनामा एक किताब है जो फारसी में लिखी गई है, जो अकबर काल के बारे में और अकबर काल के जो राजनीति है, आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, सब के बारे में जो विवरण मिलता है, एक किताब है जिसका नाम है अकबरनामा। और इसकी रचना किसने की थी और कितने भागों में थी? तो अकबरनामा जो है मुगल सम्राट के, अकबर के दरबारी इतिहासकार, उनके दरबार में एक इतिहासकार भी थे जिसका नाम था अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल नाम था। और यह 3 जिल्दों मतलब 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में बटा हुआ था ये अकबरनामा। 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए,
17वीं सदी में कौन कौन सी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई? देखिए अगला प्रश्न देखिए कि 17वीं शताब्दी में मतलब सदी में कौन कौन सी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई? इन मुगल काल के समय की मेन बात हो रही है, जब 17वीं शताब्दी में जब अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, जब शाहजहां और जहांगीर का दौर था, तो उसमें 17वीं सदी में भारत में कौन कौन सी फसलें आई? विदेशों से भारत में फसलें आई थी कौन से? मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता। ठीक है, कौन कौन से? मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता, ये सारी फसलें, फल और सब्जियां विदेशों से भारत आई। कैसे आई? उस समय तक भारत से और विदेशी लोग, यूरोपियन लोग भारत जब आए थे तो ये बाहर से लेकर के आए थे। जैसे पुर्तगाली लोग, डच लोग, अंग्रेज लोग, ये सब भारत जब आए तो ये सब तरह के फल, सब्जियां, फसलें सब लेकर के भारत आए। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? अब देखिए आईने अकबरी के बारे में बात होती है। देखिए एक किताब है अकबरनामा, अकबरनामा 3 भागों में बटा होता, जिसका तीसरा भाग था उसका नाम था आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है और आईने अकबरी फिर 5 भागों में बटा हुआ था। आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में बटा हुआ था। और इसके पहले 3 भागों में मुगल प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है, मतलब कि पहले 3 भागों में मुगल प्रशासन का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। फिर चौथे और 5वें भाग में तत्कालीन भारत के धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं के बारे में लिखा हुआ है। धार्मिक और साहित्यिक परंपरा के बारे में लिखा हुआ है चौथे और 5वें में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? तो मुगल काल में किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? तो आपको पता है, रैयत भी कहते थे किसानों को, रियाया या मुजारियन भी कहते थे, खुद काश्त भी कहते थे, पाही काश्त भी कहते थे। ठीक है, रियायत भी कहते थे, मतलब रैयत कहते थे, रियाया या मुजारियन कहते थे, खुद काश्त कहते थे और पाही काश्त कहते थे। पायक कौन थे? पायक जानते कौन थे? पायक जो है, पायक वो लोग थे जो जमीन के बदले सैन्य सेवाएं देते थे। याद कीजिए 11वीं क्लास में पढ़ने का रहता है नाइट्स वाला, कि बहुत से लोग जो होते हैं कि आपको सेना का हेल्प देंगे, मतलब कि आपके जीवन का रक्षा करेंगे, आप उसके बदले में उनको ज़मीन देते हैं, उसी को पायक कहते थे। तो इसी तरह से मुगल काल में भी पायक वो लोग थे जो ज़मीन के बदले में सैन्य सेवाएं देते थे, और ये असम के अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे, असम के अहोम राजाओं के पास। तो इस तरह से मैंने 4 चैप्टर के क्वेश्चंस को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आप 2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगी। तो और प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है, और इस पॉइंट को आप ज़रूर एग्ज़ाम में दूसरे क्वेश्चंस के आंसर लिखने में कीजिए आप। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो, मेरी ऐसी कामना है। और कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस, 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस इस वीडियो से, जो करीब 25-30 मिनट का जो वीडियो है, उससे आपके आ जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।